एवरीवन, हेलो, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे आने वाले हर एक इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक्चुअली ये एक व्यूअर की ही रिक्वेस्ट पे हमने ये वीडियो लाया है। वैसे तो हमारी जो सीरीज चल रही है वो है इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज़ की, बट उसी से रिलेटेड थोड़ा सा एक टॉपिक होता है जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो उससे रिलेटेड एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी, सो उसके अनुसार हमने ये वीडियो जो है वो लाया है। तो आप भी अगर ऐसे कुछ आपको टॉपिक रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिसकी वजह से आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम वीडियोस ला सकेंगे। ओके, सो शुरुआत करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से। सो क्लियरली हमें वर्ड से ही पता चल रहा है कि कंपटीशन मतलब क्या होता है कि किसी भी हमारे साथ जो भी काम कर रहे हुए लोग होते हैं, कभी ऑफिस में होते हैं, कभी हम स्कूल में जब थे वहाँ पे, कॉलेज में आए तब, या फिर अभी बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का। ओके, तो वहाँ पे कंपटीशन इतनी कट थ्रोट होती है कि एक एक मार्क्स से भी आपको क्या किया जाता है, आप फेल हो सकते हो या पास हो सकते हो। ठीक है, सो कोई भी कॉम्पिटिटर जो होता है या कोई भी दो कॉम्पिटिटर्स जब होते हैं तो क्या स्ट्रैटेजीज़ वो होती है उनकी कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने की, इस तरह से। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ही डीप पढ़ा जा सकता है वैसे तो। सो बेसिकली समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी कंपनी विदाउट पॉलिसी, विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं चल सकती है। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी जब वो शुरुआत करेगी अपनी काम को, या फिर कोई भी कंपनी, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो 10 या 20 साल पुरानी कंपनी हो, वहाँ पे क्या होता है कि सुपेरियर परफॉर्मेंस कैसे किया जा सके, इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़, कुछ टेक्निक्स, मेथड्स या रूल्स जो है वो फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट किए जाने पर ज़्यादा फोकस रहता है, और उसी तरह से एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे तैयार किया जाता है। ठीक है, मतलब कि कॉम्पिटिटर्स क्या क्या कर रहे हैं और उनके कंपैरिजन में हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे जो एफर्ट्स है वो कैसे होने चाहिए कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में। तो ये यहाँ पे होता है। तो हर एक इंडस्ट्री या हर एक कंपनी टू कंपनी ये डिफ़र होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, एजुकेशन इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो। सो अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ में ये डिफ़र करता है कि कस्टमर्स की किस प्रकार की डिमांड्स है या रिक्वायरमेंट्स है। तो उस तरह से वहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई की जाती है कॉम्पिटिटिव एज या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए। ओके, ग्रेटर परफॉर्मेंस, ग्रेटर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री में हर एक एम्प्लॉई, हर एक वर्कर इस तरह से काम करेगा कि वो जैसे कि वो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब खुद के लिए नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब सेल्फलेसली काम करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ेगा। और परफॉर्मेंस किस वजह से बढ़ सकता है, तो उनको इंसेंटिव्स या फिर कोई ऐसी चीज़ें ट्रेनिंग दे के, या फिर बोनसेस होते हैं, या फिर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन होता है, प्रमोशन ट्रांसफ़र्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें की जाती है उस एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। सो जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, अपना परफॉर्मेंस बढ़ाता है। और एक एम्प्लॉय अगर परफॉर्मेंस बढ़ाए तो अल्टीमेटली पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उसका फ़ायदा होता है। उससे इंस्पिरेशन लेकर हर एक एम्प्लॉय उतनी ही एनर्जी के साथ काम करता है, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को होता है। ओके, सो अगर एम्प्लॉयज़ या स्टेक होल्डर जो होते हैं कंपनी के, तो वो अगर अपना बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेहतर या 100% देंगे अगर कोई भी कंपनी को, तो अल्टीमेटली वो कंपनी परफॉर्मेंस की वजह से क्या होगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकेगी। ओके, इसलिए कहा जाता है कि कोई भी कंपनी की जो ग्रेटर स्ट्रेंथ होती है वो क्या है, उसका ह्यूमन रिसोर्स। अगर उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए तो कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। इफ़ द फर्म परफॉर्म्स अबाउ एवरेज, क्या होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि जब फर्म, फॉर एग्जांपल ये स्टैंडर्ड्स है कुछ, तो ये जो लेवल है ये है एवरेज। यहाँ पे बहुत ही लो परफॉर्मेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा हाई है, यहाँ पे एवरेज है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो हुआ वो हुआ आप बोल सकते हो एवरेज परफॉर्मेंस। ओके,
सो इसके ऊपर जो जो कंपनीज़ काम करेगी उसको हम क्या बोलेंगे कि उसको वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फ़ायदा ले रही है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फर्म प्रोवाइड्स हाई वैल्यू टू कस्टमर एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। इसका मतलब क्या कि रिजनेबल प्राइस पे कंपनी प्रोडक्ट कस्टमर को बेचती है, जिसकी वजह से कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, खुश होते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी वहाँ पे मेंटेन की जाती है। मतलब कम प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट देना, ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे अप्लाई की जाती है, जिसकी वजह से कंपनी एवरेज परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा परफॉर्म करती है। इसका मतलब उसका प्रॉफिट जो है वो हमेशा कैसा रहता है, अबाव एवरेज, तो जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो प्रॉफिट एवरेज से ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली सभी को फ़ायदा होगा। शेयर होल्डर को डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, इसकी वजह से वो खुश रहेंगे। उसके बाद जो है कस्टमर्स को क्वालिटी अच्छी मिलेगी, वो भी खुश रहेंगे। उसके बाद है जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, तो वो भी खुश रहेंगे और ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती है। उसके बाद मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज ड्यू टू हाई वैल्यू क्रिएशन। मतलब मार्केट का जो शेयर रहता है और प्रॉफिटेबिलिटी रहती है वो भी बढ़ जाती है। किस वजह से? वैल्यू क्रिएशन की वजह से, हाई वैल्यू क्रिएशन की वजह से। उसके बाद एज माइकल पोर्टर सेज कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन आर टू बेसिक टेक्निक्स। क्या बोला है माइकल पोर्टर जो है वो? कॉस्ट लीडरशिप यानी कि क्या कि कम से कम खर्च कॉस्ट में कुछ अलग इनोवेटिव या फिर क्या यूनिक प्रोवाइड कर रहा है वो पर्टिकुलर कंपनी का मालक। तो ये होता है यहाँ पे। तो ये दो टेक्निक्स बताई है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कोई भी कंपनी को पाने के लिए, जिसकी वजह से कोई भी कंपनी वैल्यू क्रिएट कर सकती है एंड गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब कंपनी में या इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकती है, राइट। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एग्जिस्ट व्हेन द फर्म इज एबल टू डिलीवर द सेम बेनिफिट्स एज कॉम्पिटिटर्स बट एट अ लोअर कॉस्ट। मतलब क्या कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है एग्जिस्ट, मतलब कब आता है ये? व्हेन द फर्म इज एबल टू डिलीवर सेम बेनिफिट्स, मतलब जो बेनिफिट्स रिलायंस दे रहा है वही बेनिफिट जो है वो आइडिया भी दे रहा है, ओके, सेम बेनिफिट्स एज कॉम्पिटिटर बट एट अ लोअर कॉस्ट। बट रिलायंस जो है वो आइडिया से कम रिचार्ज पे कर मतलब चार्ज करता है, रिचार्ज का जो खर्चा होता है तो वो कम पैसे चार्ज करता है आइडिया से, आइडिया के कंपैरिजन में, और डिलीवर बेनिफिट्स दैट एक्सीड दोज ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। आइडिया से भी ज़्यादा वो अच्छी अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, कभी कभी अलग अलग तरह की ऑफर्स लेके लाने से, ठीक है। सो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन एडवांटेज। तो ये दो चीज़ें हैं, डिफरेंशिएशन एडवांटेज एंड कॉस्ट एडवांटेज। इन दोनों की वजह से क्या होता है बेसिकली कि कोई भी कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकती है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसका हुआ? तो ऑब्वियसली रिलायंस का। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ड्यू टू इंटरनल एनालिसिस वी गेट टू नो अबाउट फर्म स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। यस, इंटरनल मतलब क्या? तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ चीज़ें चल रही है, कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जा रही है, कौन से मेथड्स अप्लाई किए जा रहे हैं, या फिर अलग अलग टॉप मिडल एंड लोअर लेवल पे क्या क्या काम किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस, कहाँ पे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे जो है हमें कौन सी हमारी वीकनेसेस है उस पर काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, अगर फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी है और वो प्रोडक्ट तो अच्छा बना रही है बट हो क्या रहा है कि वहाँ पे जो है जितनी ज़्यादा डिमांड है कस्टमर्स की तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे। तो अभी यहाँ पे क्या एनालिसिस किया जाएगा कि कमी कहाँ पे है, मतलब क्यों डिमांड को हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। इसको एनालिसिस करने के लिए कंपनी क्या करेगी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एनालिसिस करेगी कि वहाँ पे वर्कर्स एक्चुअली काम कर रहे हैं क्या, हर एक वर्कर हर एक उसको जो टाइम अलॉट किया है उसके हिसाब से काम कर रहा है क्या, और अपना वो 100% दे रहा है क्या। अगर नहीं तो वहाँ पे वर्कर्स को ट्रेन किया जाएगा एंड उसके हिसाब से उनसे काम करवा लिया जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड फुलफ़िल की जा सकेगी। आई होप आपको यहाँ पे जो वीकनेस कैसे इंप्रूव की जा सकती है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज मेक फर्म्स टू क्रिएट हाई वैल्यू फॉर कस्टमर। डिस्टिंक्टिव मतलब क्या कि आपका जो प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट से कैसे, मतलब क्या यूनिकनेस है उस प्रोडक्ट में। सो जिसकी वजह से कस्टमर्स को के माइंड में एक ब्रांड क्रिएट हो जाएगा, एक यूनिकनेस आपके प्रोडक्ट की क्रिएट हो सकेगी। जैसे कि रेड लेबल मतलब ब्रुक बॉन्ड भी टी है और सोसाइटी भी टी है, बट हर एक के कस्टमर के प्रेफरेंसेस के अनुसार या टेस्ट के अनुसार
वो अपना अपना जो प्रोडक्ट है वो ख़रीदते हैं। बट अगर रेड लेबल ने उसी प्राइस पे कुछ अलग अलग ऑफर्स कस्टमर को देनी शुरुआत की, 20% ऑफ, फिर 25% ऑफ, तो ऑब्वियसली कस्टमर कहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो रेड लेबल की तरफ। तो ये होता है हाई वैल्यू फॉर कस्टमर्स। हाई वैल्यू यानी कि ज़्यादा प्राइस चार्ज करना ऐसा नहीं है। हाई वैल्यू यानी कि आप अपने प्रोडक्ट के थ्रू पर्टिकुलर प्राइस में क्या यूनिकनेस दे रहे हो, अपने प्रोडक्ट में क्या एक इनोवेटिव दे रहे हो। ओके, तो दिस हेल्प्स इन अचीविंग द 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसकी वजह से कंपनी क्या अचीव कर पाती है, तो इफ़िशियंसी अचीव कर पाती है। मतलब अपना जो भी कंपनी है, कोई पर्टिकुलर कंपनी, तो वहाँ पे वो इफ़िशियंसी अटेन कर पाएगी, क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी मेंटेन कर पाएगी, इनोवेटिव कुछ तो कर पाएगी अपने प्रोडक्ट में, एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू कस्टमर। मतलब अगर कोई कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो उसकी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए उस तरह से जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक्शंस ज़रूरी है लेने के लिए, तो उस तरह से उसको लेगी। ओके, सो ये किस वजह से होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की वजह से। इफ़ फर्म फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज़, मोर एफर्ट्स आर टेकन। क्या बोल रहे हैं कि खुद के साथ साथ, मतलब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ साथ पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे एक ग्रोथ लेवल पे लिया जा सके, या फिर उसकी कॉम्पिटेंसीज कैसे अचीव कर पाए, या फिर कैपेबिलिटीज़, तो इसको हम बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करना। तो जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है बेसिकली वो 3 कंडीशंस पे डिपेंड होता है। पहला, फर्स्ट इज पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एडवांटेज। लोअर एडवांटेज सच एज लो लेबर कॉस्ट और चीप रॉ मटेरियल्स आर रिलेटिवली इजी टू इमिटेड। क्या बोला गया है कि लोअर एडवांटेज का मतलब क्या है कि सच एज लो लेबर कॉस्ट, मतलब लेबर को, हर एक वर्कर को जो पैसे दिए जाने वाले हैं तो वो कम हैं, और चीप रॉ मटेरियल मतलब सस्ता रॉ मटेरियल मिल रहा है, आर रिलेटिवली इजी टू इमिटेड। ठीक है, सो ये जो है ये दूसरा भी कॉम्पिटिटर इमिटेट या कॉपी कर सकता है। मतलब ये जो स्ट्रैटेजी है कि कम लेबर और कम रॉ मटेरियल। ठीक है, बट नेक्स्ट है हायर ऑर्डर एडवांटेज। क्या होता है कि सच एज प्रोप्राइटरी प्रोसेस, मतलब कोई एक टेक्नोलॉजी अगर किसी एक कॉम्पिटिटर के पास हो और दूसरे के पास वो नहीं हो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब प्रोडक्ट में कुछ इनोवेटिवनेस हो। ब्रांड रेपुटेशन, ब्रांड हो, टाटा, देन एडिडास। ठीक है, उसके बाद है मर्सिडीज़, BMW। तो ये जो ब्रांड है उनके कुछ ना कुछ तो यूनिकनेस है, उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएशन है, एंड कस्टमर रिलेशनशिप्स आर मोर ड्यूरेबल। मतलब ये चीज़ें हायर ऑर्डर एडवांटेज जो है, तो ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल रहती है। मतलब ये ब्रांड या ये कंपनी हमेशा लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करती रहती है। ओके, जैसे कि हमने अभी नाम देखे। सेकंड डिटर्मिनेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सोर्स ऑफ एडवांटेज ऑफ फर्म पोजेस। क्या बोल रहे हैं कि डिस्टिंक्ट सोर्सेज ऑफ एडवांटेज, मतलब कि फर्म जो है उसको अलग अलग सोर्सेज से एडवांटेज हो रहा है, ना कि सिर्फ हायर ऑर्डर या लोअर ऑर्डर, बल्कि अलग अलग ऑर्डर से उसको फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि अभी देखिए टाटा का अगर एग्जांपल हम लेंगे तो टाटा का शुरुआत में जब थी इंडस्ट्री तो वो सिर्फ ऑटोमोबाइल रिलेटेड थी, मतलब कार्स। उसके बाद उसने अलग अलग प्रोडक्ट्स में अपना जो है एस्टैब्लिशमेंट किया, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स है, और उसके बाद प्लस उस वो क्या कर रही है टाटा कंपनी की CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर रही है। तो अलग अलग सोर्सेज के थ्रू उसका एक ब्रांड क्रिएट हो चुका है, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस कर रही है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम सोसाइटी को जो है रिस्पॉन्सिबली एक्टिविटीज़ करके उनको मदद कर सके, तो ये टाटा का मेन गोल या एजेंडा आप बोल सकते हो। तो CSR में सबसे टॉप पे है टाटा। तो ये हुआ उसका कुछ इनोवेटिवनेस या कुछ डिफरेंशिएशन, ठीक है, यूनिकनेस। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है, उसका एक ब्रांड क्रिएट हुआ है, एंड लोगों के माइंड में भी एक उसकी इमेज क्रिएट हो चुकी है कि ये टाटा का है, इसका मतलब वो अच्छा ही होगा क्योंकि टाटा ऑलवेज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आगे है। तो ये होता है। तो वो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ सोर्सेज से एडवांटेज फर्म पा सकती है। देन है द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर सस्टेनेबिलिटी इज कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडिंग। अगर सिर्फ और सिर्फ जो है वही चलता आ रहा है, या फिर जो चीज़ें चल रही है वही रूटीनली कर रहे हैं लोग, तो क्या होता है कि एक रिजिडनेस आ जाता है और कंपनी जो है वो ग्रो नहीं कर पाती है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट चाहिए एंड अपग्रेडेशन भी चाहिए, मतलब कुछ नया उसमें ऐड भी करना चाहिए उस प्रोडक्ट में।
जैसे कि हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन्स, तो अगर देखा जाए तो रेडमी देखा जाए या फिर ओप्पो देखा जाए या फिर सैमसंग देखा जाए, तो फ़ोन की कंपनी तो वही है, सिर्फ क्या चेंज हो जाता है उसके फीचर्स को ऐड हो जाने के बाद उसको अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे नंबरिंग दिया जाता है 20, 10, 11 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसके हिसाब से उसकी प्राइसेस कम ज़्यादा होती रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर को जो फीचर्स चाहिए, कस्टमर की क्या नीड या रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार अगर अपग्रेड करते रहेगी कंपनी प्रोडक्ट्स में, तो ज़रूर एंड ज़रूर वो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगी एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर पाएगी। एक एग्जांपल है यहाँ पे एप्पल का, जिसमें बताया गया है कि शुरुआत में तो ये सिर्फ कंप्यूटर पे ही फोकस करती थी, बट अभी कस्टमर के नीड्स के अनुसार उसने कुछ चेंजेस किए हैं। उसने अपने इसमें सर्विसेज में ये भी ऐड किया है कि इनिशियली द कंपनी इज़ बेस्ड ऑन कंप्यूटर पे शुरुआत में बेस्ड थी, बट अभी उसने क्या किया है अपने प्रोडक्ट में कि आईफोन्स ऐड किए हैं, आईपॉड्स ऐड किए हैं, आईपैड्स ऐड किए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कस्टमर को कुछ नया मिल रहा है। मेन रीज़न ऑफ दिस हैपनिंग बिकॉज एप्पल इंस्टॉल सीक्रेसी, मतलब क्या कि एप्पल हमेशा सीक्रेसी मेंटेन करता है, ठीक है। सीक्रेसी मेंटेन करने की वजह से क्या होता है कि कंपटीटर को उसके बारे में पता नहीं चलता है अबाउट इट्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब प्रोडक्ट्स में क्या क्या इनोवेटिवनेस कर रहे हैं कंपनी, इसके बारे में पता नहीं चलता है, सो उसको कॉपी नहीं कर सकता है दूसरा कंपटीटर। मेक्स इट हार्ड फॉर इमिटेशन टू बिगिन बिफोर द प्रोडक्ट इज़ लॉन्च, मतलब प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। दैट्स वाई एप्पल्स कंपनी टेक्स एडवांटेज ओवर अदर्स। इस वजह से क्या हुआ है, एप्पल जो है वो एडवांटेज हासिल कर पा रही है दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। सेकेंडली, एप्पल कंपनी ऑल्सो गिव्स बेनिफिशियल एप्लीकेशंस जो कस्टमर को यूजफुल रहे, ठीक है, जैसे कि iTunes। तो इस तरह के जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस है वो एप्पल कंपनी करती रहती है। उसके बाद है मॉडल ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अभी इसके थ्रू आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में किसका ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो चीज़ है रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़। यस, अगर कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी रेप्यूटेड हो, बट उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज ही नहीं है, उसके पास अच्छे ह्यूमन रिसोर्स होने के बाद भी उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है या कैपेबिलिटी ही नहीं है कोई एक टास्क अच्छी तरीके से कंप्लीट करने की, या फिर उस ह्यूमन रिसोर्स के पास या एम्प्लॉय के पास कुछ ऐसे स्किल्स ही नहीं है जो वो टास्क कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, बार बार ट्रेन करने का जो खर्चा रहता है वो कंपनी अफोर्ड नहीं कर पाती है, तो ये अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो कंपनी को नहीं मिल पाएगा। सो क्या नेसेसरी है इसके लिए, तो रिसोर्सेज कौन से, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, जैसे कि कंपनी ने अपना जो भी प्रोडक्ट है या अपना जो भी इनोवेशन या इन्वेंशन किया है अपने प्रोडक्ट को, तो उसका पेटेंट या ट्रेडमार्क उसके पास होना ही चाहिए। जैसे कोको कोला है, पेप्सी है, मर्सिडीज़ है, BMW, उसका एक ट्रेडमार्क है, मतलब सिंबल है, और प्लस कंपनी के पास उसका पेटेंट भी है, यानी कि क्या कि दूसरा कोई कंपटीटर उस मर्सिडीज़ को या मर्सिडीज़ के डिज़ाइन को, सिंबल को कॉपी नहीं कर पाएगा। ओके, ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके अगर ऐसा होता भी है, कभी कभी ये केसेस हो भी चुके हैं कि किसी ने एक कुछ आइडिया निकाली या कुछ प्रोडक्ट बनाया, इन्वेंट किया, बट उसको पेटेंट के बारे में पता ही नहीं है, ट्रेडमार्क के बारे में पता ही नहीं है। सो उसकी वजह से क्या हुआ, कोई एक दूसरे किसी कॉम्पिटिटर ने या किसी एक अलग पर्सन ने उस चीज़ को देखा और उसी तरह से उसको इन्वेंट किया एंड उस पर पेटेंट निकाल लिया, मतलब आइडिया किसी और का था और फ़ायदा किसी और को ही हुआ। तो ऐसा हो सकता है, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो इसके लिए आपको आपके प्रोडक्ट का पेटेंट या ट्रेडमार्क चाहिए ही चाहिए। प्रोप्राइटरी नो हाउ आपको पता होने चाहिए, मतलब क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, टेक्नोलॉजी क्या क्या आई है, उसके बारे में आप अपडेटेड रहने चाहिए। इंस्टॉल्ड कस्टमर बेस, कस्टमर का जो बेस है आपका हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। रेपुटेशन जो है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि टाटा की है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके उन्होंने एस्टैब्लिश की है। ब्रांड इक्विटी चाहिए, मतलब अपना एक ब्रांड होना चाहिए क्रिएट किया हुआ, प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो बट उसका ब्रांड क्रिएट होना चाहिए, मतलब सिलेक्टेड लोग, मतलब कोई एक सिलेक्टेड ग्रुप आपके उस ब्रांड को लेता ही लेता हो, ठीक है। सो कैपेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो रिसोर्सेस आपके पास है, तो ये सारी होने के बाद भी अगर कंपनी को उसका यूज़ कैसे करना है वही मालूम नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, पेटेंट है,
बट उस प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट में लाया जाए, उसको कैसे प्रमोट किया जाए, किस तरह से कस्टमर को उस प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट किया जाए, इसके बारे में उस कंपनी के पास ऐसा ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। तो क्या फ़ायदा इस रिसोर्सेज का? तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चाहिए कंपनी के पास। इसका मतलब इस रिसोर्सेज का किस तरह से यूज़ किया जाए, मार्केट में प्रोडक्ट को लाने के लिए क्या क्या किया जाए, कॉम्पिटिटर से पहले हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कैसे पहुँचे और हम छाप छोड़े उस प्रोडक्ट की। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। इजीली डॉक्यूमेंटेड एज प्रोसीजर्स एंड सो हार्ड टू कॉपी बाय कॉम्पिटिटर। अगर आप पहले लाते हो मार्केट में तो कोई भी उसको कॉपी नहीं कर सकता है। बट अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं और आपको मार्केट में लाने के लिए देरी हो गई तो क्या हो जाएगा, जो कॉम्पिटिटर पहले आया है उसका ही वो प्रोडक्ट चलता चला जाएगा। ठीक है, सो इस वजह से आपको अवेयर रहना चाहिए। तो इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं जब आप रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ इन दोनों का जो है कोलैबोरेटिवली आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो आप डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज मतलब हटके कुछ ना कुछ आप दिख पाते हो, आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है कंपनी की, कंपनी के ब्रांड की या कंपनी के प्रोडक्ट की, जिसकी वजह से कॉस्ट एडवांटेज और डिफरेंशिएशन एडवांटेज कंपनी को मिलता है। सो लेट्स सी दैट कॉस्ट एडवांटेज का मतलब है कि कम से कम खर्चे में आप वो प्रोडक्ट बना पाते हो, और डिफरेंशिएशन एडवांटेज कि आप कंपटीटर्स में आप कुछ अपना नया देते हो, कुछ यूनिकनेस अपने प्रोडक्ट में लाते हो, और जिसकी वजह से आपकी कंपनी या ब्रांड की क्या हो जाती है, क्रिएट कस्टमर्स के माइंड में वैल्यू। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मॉडल। ओके, सो इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है ये है एक आप बोल सकते हो एक मैट्रिक्स है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है कॉम्पिटिटिव स्कोप। ठीक है, अगर ब्रॉड टारगेट है मतलब आगे चल के वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चलने वाला है या ब्रॉड है टारगेट उसका, जैसे मर्सिडीज़ हो, चाहे टेस्ला जैसे हो कार हो, या फिर एलन मस्क का ही अगर हम एग्जांपल लें, तो उसके टारगेट्स ऐसे छोटे छोटे नहीं होते, उसके टारगेट हमेशा प्रोजेक्ट्स हमेशा बड़े बड़े रहते हैं। तो अगर वो कम खर्चे में वो कर पाता है उस टारगेट को अचीव, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट लीडरशिप। ओके, एंड अगर छोटा टारगेट किसी कंपनी का हो एंड उसको लोअर कॉस्ट लगे उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट फोकस, मतलब वो कंपनी कॉस्ट कॉन्शियस है। ठीक है, उसके बाद है डिफरेंशिएशन। अगर कंपनी का इनोवेटिव कुछ है, कंपनी के पास इनोवेटिव आइडियाज़ है, इनोवेटिव डिज़ाइंस है, या फिर कुछ यूनिकनेस है और टारगेट भी ब्रॉड है कंपनी का, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब कुछ हट के कुछ तो अलग। ठीक है, एंड इसके बाद है नैरो टारगेट हो और डिफरेंशिएशन हो, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन फोकस्ड, मतलब कंपनी क्या है, डिफरेंशिएशन फोकस्ड है। तो ये था मैट्रिक्स किसका, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का। आई होप आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में इस वीडियो के थ्रू बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी होगी। इसके अलावा अगर कुछ डाउट्स हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका मैं ज़रूर रिस्पॉन्स दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे अहेड।